नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक श्रृंखला चलाई हुई है, जिसमें से पहला वीडियो इतिहास का हम अपने चैनल पे पोस्ट कर चुके हैं और यह दूसरा विज्ञान का वीडियो है। दोस्तों, इसमें हम लोग बात करेंगे कि पिछले 13 सालों में विज्ञान से कितने प्रश्न किस टॉपिक से पूछे गए हैं, उन सबको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। दोस्तों, 2013 से लेकर के 2024 तक जितने भी प्रश्न विज्ञान से पूछे गए हैं, विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सबसे मिला कर के जितने प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम ईयर वाइज देखने वाले हैं। दोस्तों, 2024 में चारों शिफ्ट का पेपर 2018, 2019 और 2013 इन सब में चारों शिफ्ट के पेपरों का एनालिसिस हमने यहाँ पे किया है और ऑप्शन हटा के डायरेक्ट आंसर हमने यहाँ पे लिखे हैं, ताकि आप इनको नोट कर लें आसानी से और एग्ज़ाम से पहले आप इनका रिवीजन कर सकें। तो आज का वीडियो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं कि 2013 से लेकर के 24 तक के समय में यूपीपी में कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे। जैसे सबसे पहले अगर सन 2019 की बात कर लें तो सन 2019 के पेपर में विज्ञान से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे पहले शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में 6 क्वेश्चन। ऐसे 2019 का जो 28 जनवरी को पेपर था उसका फर्स्ट शिफ्ट में 6 क्वेश्चन और सेकंड शिफ्ट में 6 क्वेश्चन। ऐसे 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में 3 क्वेश्चन और सेकंड शिफ्ट में 5 क्वेश्चन और जो 19 जून को 2018 का पहला शिफ्ट था 4 और सेकंड शिफ्ट में 5 क्वेश्चन। इसी तरीके से और बात कर लें तो ईयर वाइज इसमें दिया गया है 2018 फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, इसके बाद 2020 इसमें जेल वार्डन वाला भी सम्मिलित कर दिया है। तो इस तरीके से आप इनका एक मोटा मोटा आइडिया ले सकते हैं कि साइंस से अगर देखा जाए, हम लोग देखें कि साइंस से कम आप 3 से लेकर के 7 क्वेश्चनों का आप एवरेज मान के चलिए कि यूपीपी के एग्ज़ाम में 3 से 7 क्वेश्चनों के बीच में आराम से प्रश्न बनते हैं। तो इसे हम लोग देखने वाले हैं। 2013 से चालू करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करे जाते हैं। तो 2013 में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हीं को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था एड्स का फुल फॉर्म क्या है। आप नोटबुक में इन्हें ईयर वाइज डाल करके सब्जेक्ट डालिएगा कि विज्ञान पीवाईक्यू, इसके बाद जितने भी 3-4 पेज में सारे पीवाईक्यू आ जाएंगे। ऐसे इतिहास का हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के इतिहास का देख लीजिएगा। ऐसे पॉलिटी, इसी तरीके से भूगोल, इसी तरीके से यूपीजी के हम सारे वीडियो आपको लिस्टिंग एक देंगे, सारे वीडियो उस प्ले लिस्ट में हम डाल देंगे। तो एग्ज़ाम से पहले इन पीवाईक्यू को ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए समय नहीं बर्बाद करते हैं, डायरेक्ट वीडियो देखते हैं हम लोग कि 2013 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था एड्स का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। डायरेक्ट हम इनके जवाब लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं। अब देखिए, दूसरा पूछा गया था अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। तो पहला उपग्रह आर्यभट्ट है, यह भेजा गया था 1975 में। फिर भास्कर फर्स्ट 1979 में भेजा गया। फिर रोहिणी 1979 में भेजा गया था, रोहिणी टेक्नोलॉजी इसका नाम था। अब तक कुल भारत ने 84 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा है। लास्ट वाला जो गया था सन 2016 में भेजा गया था। आगे देखते हैं, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है। तो नाइट्रोजन कितने परसेंट है, 78% है वायुमंडल में, नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में है। आगे देख लेते हैं कि अंटार्कटिका में जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे। तो डॉक्टर एस.जे. कासिम थे। एग मार्क क्या है, यानी खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्तापूर्ण, यानी कि अगर कोई वस्तु खाने पीने की चीज़ है तो उसकी गुणवत्ता चेक करी जाती है, वही है एग मार्क। अच्छा, एक आता है इको मार्क क्या है। तो इको मार्क क्या होता है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली अगर है तो वो इको मार्क कहलाता है, ठीक है, पर्यावरण सुरक्षित चीज़ें। और एग मार्क क्या है, तो गुणवत्तापूर्ण चीज़ें हैं, तो वो एग मार्क है। एग मार्क की मुहर लग के आती है। आगे देखते हैं। तो 2018 में सारे शिफ्ट, जितने भी शिफ्ट हुए, 4 शिफ्ट हुए, 4 शिफ्टों में सारे हमने एक ही जगह पे सम्मिलित कर दिए हैं। तो देखें 2018 में क्वेश्चन ये पहला क्या पूछा गया था, मानव में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है। तो पित्त का उत्पादन होता है यकृत, यानी कि लीवर में। लीवर में इसका उत्पादन होता है। और स्टोर कहाँ पे होता है, तो पित्ताशय में स्टोर होता है।
कौन सा रोग फफूंद या फंगस के कारण होता है? तो दाद होता है फफूंद या फंगस के कारण। किसी दिन जितने भी बीमारी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो जीवाणु हो या विषाणु हो या फंगस हो, ठीक है, या जेनेटिक हो, इन सब पे एक वीडियो हम शॉर्ट में बना देंगे ताकि आप उसको याद कर सकें। आगे देख लेते हैं विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। इसको ट्रिक के द्वारा भी हमने विटामिन का जो यूनिट है कंप्लीट कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, या तो आप प्लेलिस्ट से जाकर के वीडियो जरूर देख लेना। आगे देखते हैं मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? तो हड्डी में हड्डी से रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया, ये दोनों बीमारी हड्डियों से हैं। इसमें क्या होता है कि इंसान के पैर की हड्डियां क्या हो जाती हैं? अकड़ जाती हैं, यानी कि दोनों पैर के बीच में गैप आ जाता है। उसी को एक शब्दों में कभी कभी आपने सुना होगा धनुष टंकार रोग हो जाता है। यह ज़्यादातर बूढ़े लोगों में, वैसे ये एक मानक नहीं है, बशर्ते किसी भी व्यक्ति में हो सकता है, लेकिन आपने नोटिस करा होगा कि जो व्यक्ति गाँव में ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं उनके पैर टेढ़े हो जाते हैं, तो उनको यही बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस। आगे देख लेते हैं कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिका में नहीं होता है? तो कोशिका भित्ति पशु कोशिका में नहीं होती है। निम्नलिखित में से किस जात यानी स्पीशीज में बाय इनिशिएशन होता है? तो मेढक, ये ऑप्शन में था तो इसी को टिक करना था, हमने अन्य में लिख दिया है। मछली और तारामीन में भी क्या होता है? बाय इनिशिएशन होता है। आगे देख लेते हैं मानव में आवाज़ डॉट डॉट द्वारा उत्पादित होती है, तो कंठ द्वारा उत्पादित होती है आवाज़, इसी को लैरिक्स कहा जाता है। किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का कोयला होता है? तो एंथ्रेसाइट का कोयला जो होता है वो उच्चतम क्वालिटी का कोयला माना जाता है। एंथ्रेसाइट के बाद आता है बिटुमिनस, ठीक है, बिटुमिनस कोयला, तो सबसे पहले नंबर पे आता है एंथ्रेसाइट का कोयला। कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है? तो अंता ज्वार ये है, ये बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है। जैसे टाइफाइड जो बुखार है वो किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? विकल्प 4 दिए थे, उसमें से एक गैस थी जो निष्क्रिय नहीं है, यानी क्लोरीन गैस क्या है? निष्क्रिय गैस हमारी नहीं है। तो निष्क्रिय गैसें कौन कौन सी होती हैं? तो हीलियम, रेडान, जीनान, आर्गन, क्रिप्टान, ये हमारी कैसी हैं? निष्क्रिय गैसें हैं, ठीक है। तो इनमें से ये ऑप्शन में था तो क्लोरीन को टिक करना था। एक प्रकाश वर्ष किसका मानक है, या किस प्रकाश वर्ष से क्या मापते हैं? तो दूरी को मापते हैं प्रकाश वर्ष से। मनुष्य की आंख का रंग आंख के डैश स्थित रंग द्रव पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है? आइरिस पर निर्भर करता है। आगे देख लेते हैं फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 212 अंश फ़ारेनहाइट होता है। जल का क्वथनांक कितना होता है? 212 अंश फ़ारेनहाइट होता है। आगे देख लेते हैं किस उपकरण का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? तो एनीमोमीटर का उपयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र शरीर के बाहर ले जाती है, तो इसी को यूरेथ्रा कहा जाता है। यूरेथ्रा क्या होता है कि मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर एग्जिट करने का काम करती है, तो क्या है? यूरेथ्रा। आगे क्या है? किस खनिज को पीला केक कहा जाता है? तो पीला केक यूरेनियम को कहा जाता है। ये खूब पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस खनिज को पीला केक कहा जाता है? तो यूरेनियम को पीला केक कहा जाता है। आगे देखिए खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संचलन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे क्या कहा जाता है? युग्मनज कहा जाता है। युग्मनज कहा जाता है। आराम करने वाली व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के तौर पर होती है। कितनी धड़कती है? तो 72 से 80, 72 से 80 प्रति मिनट, 72 से 80 धड़कनें होती हैं प्रति मिनट पे। आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन है, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किया जा सकने वाला प्लास्टिक क्या कहलाता है? यानी कि अगर एक बार आपने प्लास्टिक से कोई वस्तु बना दी और बनाने के बाद आपके दिमाग में आया कि इस वस्तु को फिर से गर्म करके दोबारा से कोई वस्तु जनरेट कर दिया जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसी ही प्लास्टिक को कहा जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक वयस्क इंसान
सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से कितने लीटर मूत्र विसर्जित करता है? तो 1 से 1.8 लीटर तक मूत्र विसर्जित करता है। 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो डोइजी एंड मैम को दिया गया था नोबेल पुरस्कार। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये 2018 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया गया था? तो जेट इंजन का। दांतों के वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? कहने का मतलब है कि दांत में अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो कौन सा दर्पण लगा करके आपके दांतों का ऑब्जर्व करता है? तो वो अवतल दर्पण है। ठीक है। और अवतल दर्पण किस में लगाया जाता है? आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप दुकान पे सेविंग कराने जाते हैं तो सेविंग कराते समय जो दुकानदार के पास जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है। दूसरी चीज़, गाड़ियों की हेडलाइट जिससे पे अवतल दर्पण लगा होता है, लेकिन जो बैक साइड की होती है जिस पे हमको पीछे की गाड़ी दिखाई देती है वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग कि मृत जीवों और जानवरों के खाद्य मिट्टी को परिवर्तित करने के लिए सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जानते हैं? तो अपघटन करने वाले, इन्हीं को अपघटनकर्ता कहा जाता है। भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहा? विषाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो आंत्र ज्वार होता है। जो टाइफाइड का उदाहरण दिया था, ये पीछे क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आगे देखो, पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहते हैं? तो जाइलम। जाइलम क्या करता है पौधों में? ये पोषक तत्वों का परिवहन करता है। ठीक है। अब देख लेते हैं आगे, निम्नलिखित में से पुनरुत्पाद बीज उत्पादन पौधों का नाम चुने। तो ब्रेड मोल्ड था ऑप्शन में, तो वही सही है। आगे देख लेते हैं, डैश ने अधिकृत चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे? जीन बैटिस्टा लैमार्क थे जिन्होंने अधिकृत चरित्र की विरासत का सिद्धांत दिया था। आगे देखते हैं, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित किसमें होता है? तो निषेचन के बाद जो अंडाशय है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। वायुमंडल में सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा पैमाना है? तो हाइग्रोमीटर है। आर्द्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। अब देख लेते हैं 2019 में सभी शिफ्टों को हमने इसमें एक साथ लिखा है कि कौन सा इसमें सही है। तो देखते हैं, महाधमनी डैश के शीर्ष पर शुरू होती है? तो बायां निलय से महाधमनी के शीर्ष से शुरू होती है। तो आगे देखते हैं, गैल्वोलाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश की पतली परत के साथ आवरण करना है? तो जस्ता की। ऑप्शन में ये था, तो इसी को टिक करना था। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन पाया जाता है, क्या है? यह क्वेश्चन आप 2018 वाले हम पीछे अभी बता चुके हैं, 2018 में पूछा गया था। तो एंथ्रेसाइट है। अगर गुणवत्ता के अकॉर्डिंग इनका क्रम देखा जाए तो सबसे पहले एंथ्रेसाइट है, फिर बिटुमिनस है, फिर लिग्नाइट है, फिर पीट है। ठीक है। तो इस सीक्वेंस को भी आप नोट कर लेना साइड में। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, डैश को छोड़कर निम्नलिखित में सभी संघनन बहुलक हैं? तो पॉलीप्रोपिलीन को छोड़ करके सभी संघनन बहुलक थे। कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणुओं को हटाने से सक्षम है? तो तिल्ली। आगे देखते हैं, मिश्र धातु गुलाबी सोने में सोने के अलावा कौन सी धातु शामिल होती है? तो तांबा को शामिल किया जाता है। आगे देखते हैं, मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलकीकरण किया जाता है? तो नायलॉन 6। शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा क्या है? तो ml²T-3। ये बीमा को क्वेश्चन पहली बार ही अभी तक मिला है। हमने सारे मॉडल पेपर एनालिसिस करे हैं। 2019 का सेकंड शिफ्ट का पेपर जो पहला दिन का था उसमें ये पूछा गया था। आगे देखते हैं, CaSO4 × 2H2O किसका रासायनिक नाम है? तो ये जिप्सम का रासायनिक नाम है। आगे देखते हैं, नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो जॉर्जेस क्लाउड ने नियॉन लैंप का आविष्कार किया था। जेट इंजन
का आविष्कार किसने किया था? तो सर फ्रैंक व्हिटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया था। आगे देखते हैं, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो अग्नाशय है जो इंसुलिन हार्मोन्स को पैदा करता है। कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन इसका सही जवाब है। आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा करके भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें नोट करने का है मैटर। तो आप वीडियो को स्टॉप करके पूरा मैटर एक तरफ से नोट डाउन जरूर करिएगा। ये कारगर होगा जब आपका एग्ज़ाम होगा, उस समय आपकी इसकी क्षमता का आकलन करेंगे तब पता चलेगा। आप इसको PYQ जरूर हल करिए। PYQ से एक मोटा मोटा आइडिया मिलता है कि पेपर किस तरीके से फ्रेम किया जा रहा है और हम उन क्वेश्चनों को टेकल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आप पिछले 10 से 15 साल के PYQ को रट जाओ, उनको समझ लो, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन का पता चलता है कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा रहा है। आगे देखते हैं हम लोग, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो फिक्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो परागकोश। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो कोकस। क्या सही है? कोकस। बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 455 से 390 nm के बीच होता है। विवग्योर के हिसाब से अगर देख लिया जाए तो विवग्योर के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग देख लें, वी का 380 से 450, बी का 450 से 495, जी का 570 से लेकर के 590, और वायु का यानी येलो का देखा जाए तो 590 से 620, ऑरेंज का देखा जाए 620 से 750, रेड का देखा जाए 620 से 750। ये लगभग में सारे मानक दिए गए हैं। ठीक है, ये लगभग में मानक दिए गए हैं। अब देखते हैं आगे, मक्खन का उदाहरण। मक्खन किसका उदाहरण है? तो यह एक पायस का उदाहरण है। आगे देख लेते हैं, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे? तो एप्सम सॉल्ट, ये ऑप्शन में दिया गया था, उसी के हिसाब से इसको सही किया गया है। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की? तो कार्ल लैंड स्टेनर ने रक्त प्रणाली की खोज करी थी। अब देखते हैं 2024 में जो चारों शिफ्ट हुए, 17 को फर्स्ट सेकंड और 18 का जो फर्स्ट सेकंड था, तो कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। हालांकि अभी देखा है हमने कि जितने पिछले 2019, 18, 13 जितने भी शिफ्ट हुए हैं, उनमें से सबसे इजी पेपर 2024 में 24 का था। अभी आप खुद ही देखेंगे कि 2024 में कितने इजी हैं। एक शिफ्ट में कम से कम 2 से 3 तो सिर्फ दिवस ही पूछ लिए गए हैं। अब देखिए, श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7, वही विवग्योर। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को किस नाम से जानते हैं? तो विटीकल्चर कहा जाता है। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। UPSSF का पूरा नाम बताइए? उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। टका किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश की मुद्रा। देखो कितना इजी पेपर आया था इसका 2024 में। अब देखो, ये सेकेंड शिफ्ट अब यहाँ से चालू है। निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? तो दही में लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा भारत का सर्वोत्तम नागरिक सम्मान है? तो भारत रत्न। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से। वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या, इसका ऑप्शन नहीं लिखा गया है। चलिए इसको बाद में कर लीजिएगा। ठीक है, इसको सर्च करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि या तो फिर ये सस्पेंस में क्वेश्चन होगा, इस वजह से इसको छोड़ दिया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, टोक्यो किस देश की राजधानी है? तो टोक्यो जापान की राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किसको मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, गुजरात में। कौन सा अम्ल पालक में पाया जाता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है पालक में, ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा फल खरीफ की फसल नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग गेहूं उसमें था जो खरीफ की फसल नहीं है। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लखनऊ में इसका मुख्यालय है, यहाँ पे मुख्यालय है, यह बना लीजिएगा। फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो मनीला। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। देखो, कोई भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टिपिकल नहीं है। जो पिछले 18 और 19 के पेपर आप देख करके आए हो, उनके अकॉर्डिंग ये बहुत इजी पेपर आए हैं। आगे देखते हैं,
कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? तो एस्टिक अम्ल सिरके में मौजूद होता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ है? पुणे में है। फिर देखो दिवस से पूछ रहे, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो 2024 का फिलहाल देखा जाए तो पेपर तो बहुत ईजी आया था, कंपेरिजन 18 और 19 और 13 के हिसाब से। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का विज्ञान की PYQ थी। इसको आप आराम से वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। 2 से 3 बार आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। पढ़ने से सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। भले ही आपको याद ना हो पाए, लेकिन चीज़ें आपके दिमाग में ऐसी रहेंगी कि आपको ये पता चलेगा कि नहीं, ये ऑप्शन इसमें शायद था, या यह हमने पढ़ा था, यही इसका सही जवाब है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग लेकर के आएंगे भूगोल या पॉलिटी या अन्य किसी विषय की PYQ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग वीडियो को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि अगला टॉपिक कौन सा होगा जिस पर वीडियो बनाया जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।